दोस्तों, इस वेस्ट एशिया के मैप को ध्यान से देखिए। आपको ये जो पूरा मैप दिख रहा है, ये वेस्ट एशिया का मैप है। इसमें आपको एक मेजर प्लेयर दिखने को मिलेगा जिसका नाम है ईरान। ये इतना बड़ा प्लेयर है कि इसके यहाँ प्रोटेस्ट होती है तो डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ता है कि आप प्रोटेस्ट कंटिन्यू करो, हम हेल्प भेज रहे हैं। इंडिया को सिक्योरिटी कंसर्न्स दिखाने पड़ते हैं। इंडिया को अपने जो इंडिया के जो लोग हैं वहाँ पे उनके लिए सिक्योरिटी वार्निंग, सिक्योरिटी ऑर्डर्स जारी करने पड़ते हैं कि आप कंसुलेट के टच में रहिए, आप जितनी जल्दी हो सके आप वहाँ से जगह खाली कर दीजिए। सिर्फ सिक्योरिटी की बात नहीं है, इंडिया के एनर्जी नीड्स के लिए भी हम यहाँ पे डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा सिर्फ इंडिया और ट्रम्प की बात नहीं है। इसके अलावा अगर आप वेस्ट एशिया के पॉलिटिकल मैप को देखेंगे तो वेस्ट एशिया में दो मेजर प्लेयर्स हैं, एक तो ईरान और दूसरा सऊदी अरबिया। देखिए, इसके अलावा बाकी छोटे मोटे कंट्रीज़ हैं जो दोनों के बीच में दोनों के टसल के बीच में वो पीसते रहते हैं। ईरान और सऊदी अरबिया हमेशा इनमें शिया और सुन्नी मुस्लिम्स को लेकर के, एंड क्योंकि दो मेजर प्लेयर्स हैं जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली ये लगभग मोर और सिमिलर है, ये हमेशा इनके बीच टेंशन रहता है। और बाकी जो छोटे कंट्रीज हैं, आपको यहाँ पे इराक देखने को मिलेगा, ये आपका छोटा सा जो कंट्री है, ये आपको छोटा कुवैत है, यहाँ पे आपको ये सीरिया है, ये आपको जॉर्डन देखने को मिलता है, ये इज़राइल है, ये आपका गाज़ा स्ट्रिप है। बाकी सारे इधर आपको अजरबैजान मिल जाएगा, उसके बाद अर्मेनिया, टर्की, और ये आपको ये पाकिस्तान दिख रहा होगा, इसके बाद आपको इंडिया दिखता है। तो ये दो कंट्रीज़ के बीच में जब टसल होती है तो बाकी सारे ये दो कंट्रीज सऊदी अरबिया और ईरान इस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इतनी बड़ी कंट्रीज़ हैं कि इनके घर में कोई भी बात होती है तो इसका इफ़ेक्ट बाहर इस पूरे रीजन पे पड़ेगा ही पड़ेगा, एंड इवेंचुअली वर्ल्ड ऑर्डर पे पड़ेगा। तो आज हम सऊदी अरबिया की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ईरान के प्रोटेस्ट को एनालाइज करेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, इमीडिएट कॉजेज़ क्या हैं, है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। आखिर कोई प्रोटेस्ट अगर इतना कंटिन्यू रह रहा है तो इस कंट्री की कोई तो सिम्टम्स होगी, इस प्रोटेस्ट का कोई तो रूट होगा। फिर देखेंगे कि इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर का इस पर रिएक्शन क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जी क्या कह रहे हैं, बाकी चाइना एंड रसिया के क्या इंस्टांसेस हैं, यूरोप का क्या है, इंडिया का क्या रिएक्शन है। अगेन हम देखेंगे कि इंडिया के लिए कैसा सिचुएशन है, ईरान हमारे लिए कैसे जियोपॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट है, एंड कैसे इंडिया को यूएस के सैंक्शंस और को देखते हुए ईरान के साथ अपने रिलेशनशिप को बैलेंस भी करना है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। दोस्तों, ईरान अभी एक ऐसे सिचुएशन में पड़ा हुआ है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक ऐसा देश है जहाँ पे, एक ऐसे देश को इमेजिन कीजिए जहाँ पे खाने के जो प्राइसेस हैं, फूड प्राइसेस, इनकी कीमतें में उछाल, लगभग वहाँ पे 50 से 60% इन्फ्लेशन है, महंगाई दर 50 से 60% बढ़ गई है। इसके अलावा वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनकी सैलरीज़ में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, सालों साल से कोई सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे पीने की पानी, ड्रिंकिंग वाटर की कवायद हो गई है, पीने की पानी नहीं है। इसके अलावा नौकरियों, जॉब्स नहीं है, सरकार जॉब नहीं दे पा रही है। इसके अलावा ये सब चीज़ें तो हैं ही, इसके साथ ही अगर वहाँ के सिटीजन्स, ईरान के सिटीजन्स अगर क्रिटिसिज्म करते हैं, सरकार की शिकायत करते हैं, सरकार से आंसर मांगते हैं, तो सरकार जो है क्रिटिसिज्म को टोलरेट नहीं कर पाती है। तो ये सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है ईरान का, एंड इन सब के बैकड्रॉप में हम देखेंगे कि ईरान का प्रोटेस्ट को हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि करंट स्टेटस क्या है जनवरी 2026 में के हिसाब से स्टेटस देख लें, तो अभी जो प्रोटेस्ट ईरान में चल रहा है, पूरे नेशन वाइड, पूरे राष्ट्र में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसकी करेंट प्रोटेस्ट की शुरुआत जो हुई थी वो 28 दिसंबर 2025 को हुई थी, एंड ये लगभग ईरान में
31 प्रोविंसेस है। इंडिया में जिस तरह से स्टेट्स होते हैं, ईरान में प्रोविंसेस हैं। तो ईरान के जितने भी प्रोविंस हैं उनमें फैल चुका है। यानी ये कोई लोकलाइज्ड प्रोटेस्ट नहीं है कि ईरान के किसी एक पार्ट में हो रहा है। ये ईरान के पूरे, जैसे टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो ईरान की पूरी जो टेरिटरी है, लेंथ एंड ब्रेथ, इन सब में ये प्रोटेस्ट फैल चुका है। और इसलिए ये 2022 के बाद से छोटे मोटे इवेंट्स, छोटे मोटे प्रोटेस्ट होते रहे हैं, लेकिन इस जो अभी जो ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, इसको लार्जेस्ट मूवमेंट कहा जा रहा है 2022 के बाद से। एंड इसमें सरकार की जो रिस्पांस रही है, ईरानियन रिजाइम की जो रिस्पांस रही है कि वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको परमिशन दिया गया है कि आप अम्यूनिशन यूज़ करिए, आप मास अरेस्ट कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स कर सकते हैं, वहाँ पे इंटरनेट भी सस्पेंडेड है ताकि बहुत सारी चीज़ें बाहर ना आ सके। बहुत सारे हज़ारों लोग मारे गए हैं, हज़ारों लोग अरेस्टेड हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को ही परमिशन है कि मास अरेस्ट यूज़ करने के लिए। जैसा हमने कहा कि इंटरनेट ब्लॉकआउट है, इंटरनेट ब्लॉकआउट है, लगभग टोटल शटडाउन सिचुएशन इंटरनेट का इस अर्ली जनवरी के बिगिनिंग से ही, ताकि रिपोर्टिंग को दबाया जा सके। एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट की क्या स्टैंस है, गवर्नमेंट का कहना है कि ईरान के जो एनिमीज़ हैं, ईरान के एक्सटर्नल एनिमीज हैं जैसे कि यूएस और इजराइल, ये मिलकर के ईरान के अंदर अनरेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो डिसऑर्डर फैलाएं। यानी इवन ईरान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ईरान की गवर्नमेंट, ईरान की रिजाइन का कहना है कि वो भी यूएस और इजराइल, यानी जो एक्सटर्नल एनिमीज़ हैं ईरान के, जो बाहरी दुश्मन हैं, वो एक तो ये इंटरनल अनरेस्ट, घर में जो भी बातें हो रही है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही साथ वो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ईरान रिजाइम के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाएं। सो इस बैकड्रॉप में, इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि क्या इमीडिएट कॉज है। देखिए, कोई भी अगर इतनी बड़ी मूवमेंट होती है उसकी दो कॉज होते हैं। अगर इस तरह की मूवमेंट ईरान में चलती आ रही है तो ये स्पोरैडिक मूवमेंट नहीं होगा। स्पोरैडिक मतलब कि ऐसे ही उठ गया फिर दब गया, ऐसा नहीं होगा। ये एक साइक्लिकल मूवमेंट होगा। साइक्लिकल मूवमेंट मतलब कि एक सर्टेन पीरियड पे हमेशा उठता रहा होगा, थोड़े टाइम के लिए पीस, जो ट्रूस स्ट्रगल की पॉलिसी हमारे फ्रीडम नेशनल मूवमेंट में अपनाई गई थी, वैसे ही यहाँ पे एक पर्टिकुलर समय के लिए ये स्ट्रगल चलता होगा, फिर सबसाइड होता होगा, सो ऑन सो फोर्थ। और दूसरा कि एक साइक्लिकल मूवमेंट है, और साथ ही साथ इस अभी जो मूवमेंट ट्रिगर हुआ है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट ट्रिगर हुआ है, इसका एक इमीडिएट कॉज होगा और इसका एक बैकग्राउंड भी होगा। तो हम देखेंगे कि क्या अभी के हालात हैं जिसकी वजह से फिर से दिसंबर 2025 से लेकर अभी तक ईरानियन को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। एंड फिर देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इमीडिएट कॉज में तत्कालीन हालात की अगर बात करें तो 3-4 डायमेंशंस आते हैं। पहला है इकोनॉमी का हार्डशिप, पैसे की बहुत तंगी है वहाँ पे। इकोनॉमिक हार्डशिप, पैसे की तंगी मतलब कि ईरान की जो करेंसी है जिसको रियाल कहते हैं, RIAL, इसका डिप्रिशिएशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये रियाल अपनी वैल्यू, इसकी वैल्यू लगभग ख़त्म हो चुकी है। और इससे क्या हो रहा है कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज़, वहाँ पे किसी चीज़ को इंपोर्ट करना इतना महंगा हो गया है, और साथ ही साथ लोगों ने जो पैसे जमा करके रखे हैं उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। क्लियर है ये? पहली चीज़ है इकोनॉमिक हार्डशिप। इसमें है, पहली बात है कि ईरान की जो करेंसी है वो अपनी वैल्यू खो चुकी है। ईरान के पास अपनी इकोनॉमी के नाम पे सिर्फ ऑयल है, वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें, स्पेशली रोटी दाल चावल, ये सारी चीज़ें जो डे टू डे सर्वाइवल के नेसेसिटी है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। अब सोचिए, एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको डे टू डे नेसेसिटी की चीज़ें इंपोर्ट करनी है और आपकी जो करेंसी है वो वैल्यू खो चुकी है, आपके इंपोर्ट्स इतने महंगे हो चुके हैं और आपके लोगों के पास जो सेविंग है उसका कोई मतलब नहीं रह गया। जो पैसे 10-20 रियाल में मिलते होंगे अब 1000 रियाल में वो चीज़ें मिल रही हैं।
कोई मतलब नहीं रह गया। तो ये एक पहला सिचुएशन है। इसके अलावा बात करें तो दूसरा सिचुएशन है हाइपर इन्फ्लेशन का। दूसरा सिचुएशन है हाइपर इन्फ्लेशन का। इसका मतलब क्या है कि ईरान में महंगाई दर जो है, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर, ये लगभग 40 से 50% हो गई है। इंडिया में जब 6-7% हो जाता है तो हम प्रोटेस्ट करने लगते हैं, और हमारे पास तो ये मैंडेट भी है कि इन्फ्लेशन कभी भी 4 से 6, 4+-2 के बैंड में रहना चाहिए, आपको पता होगा। लेकिन 6-7% तो अपर बैंड में चला गया तो बहुत ही हो गया। जो इन्फ्लेशन की रेंज है 4+-2% है। लेकिन अब सोचिए एक ऐसी कंट्री जहाँ पे हमने अभी देखा कि बेसिक नेसेसिटी भी इंपोर्ट की जाती है, वहाँ की करेंसी कोलैप्स हो गई है, और साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ, करेंसी तो कोलैप्स हो गई है, साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई दर 40 से 50% बढ़ चुका है। आप समझिए कि जो जो इसेंशियल है, जो फूड एंड इसेंशियल आइटम है, फूड एंड इसेंशियल आइटम यानी आपको पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन की चीज़ें, खाने का सामान, है ना, रोटी चावल आटा दाल गेहूँ, इसकी चीज़ों पे अगर आपको सडनली 40-50% की महंगाई बढ़ जाए तो क्या हालात होंगे। अब इसके साथ साथ पहली चीज़ है कि करेंसी का कोलैप्स हो गया है, दूसरा हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि यूएन ने ईरान पे नए नए सैंक्शंस लगाए हैं। सैंक्शंस मतलब लिमिटेशंस लगाए हैं कि ईरान बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता है। तो उसकी वजह से उसके जो एक्सपोर्ट, ईरान के पास जो पोटेंशियल था कि वो तेल ऑयल का एक्सपोर्ट करके कुछ पैसे कमा सके, कुछ डॉलर्स कमा सके, इस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा, इस पे भी रिस्ट्रिक्शन है, इस पे भी लिमिटेशन है। और इसकी वजह से इसकी जो अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत ही दयनीय हो चुकी है। तो अगर ईरान की इकोनॉमिक हार्डशिप की बात करें तो ये सिचुएशन है। अब इकोनॉमिक हार्डशिप ही नहीं है, इसके अलावा क्लाइमेट स्ट्रेस की वजह से कैसे आपके कंट्री, आपके घर के अंदर जो सिचुएशन है वो वर्सन हो सकता है, अभी देखेंगे। अब देखेंगे कि ईरान में वाटर शॉर्टेजेस है। हमने कभी डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, बाकी तो छोड़ दीजिए, ठीक है। और क्लाइमेट स्ट्रेस की वजह से लंबे समय से ड्रॉट यानी सूखा पड़ा हुआ ईरान में, इसने भी, ये जो दोनों सिचुएशन है, इसने जो इकोनॉमिक, वहाँ के लोग जो इकोनॉमिक हार्डशिप झेल रहे थे उसको और ज़्यादा, इस फ्रस्ट्रेशन में घी डालने का काम किया है इस बेसिक सर्विसेज एंड क्लाइमेट स्ट्रेस ने। क्लियर है। अब इन दोनों चीज़ों के अलावा इकोनॉमिक हार्डशिप है ही, क्लाइमेट स्ट्रेस है ही, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे, अब देखेंगे कि वहाँ पे पॉलिटिकल डिसकंटेंट, हमने देखा था कि वहाँ की रिजाइम की जो है वो क्रिटिसिज्म को सप्रेस करती है। अब ये दोनों सिचुएशन जहाँ रहेंगे कि आपके पास इकोनॉमिक हार्डशिप है, साथ ही साथ आपके पास क्लाइमेट डिस्ट्रेस है, तो लोग तो फ्रस्ट्रेशन में क्या करेंगे। लोगों के पास एक ही और रास्ता है कि वो प्रोटेस्ट करें, सड़क पर उतरे। सो ईरान में सिटीजन्स को देखा गया कि वो प्रोटेस्ट उतरते हैं, एंड फिर जब बात बढ़ जाती है तो एंटी रिजाइम स्लोगन्स भी देखने को मिलता है। एंटी रिजाइम स्लोगन्स का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे सरकार है, जिस भी पार्टी की सरकार है, उसके अगेंस्ट में स्लोगन्स को मिलता है। और ये मामूली प्रोटेस्ट नहीं है, क्योंकि ये मास मूवमेंट की तरह आपको देखना चाहिए इसको, क्योंकि इसमें हर क्लास के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें स्टूडेंट्स हैं, इसमें वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं वो भी हैं, इसमें सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इसमें वुमेन है, इसमें हर स्ट्राटा जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। इसलिए ये मूवमेंट, इसलिए ये ईरान का प्रोटेस्ट इतना न्यूज़ में है। तो ये तीन चीज़ें हैं। इमीडिएट कॉजेस तो आपको ये दोनों देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक हार्डशिप है एंड फ्यूल्ड बाई क्लाइमेट स्ट्रेस, और इसकी वजह से लोग स्ट्रीट पे आए हैं। रिजाइम जो है वो अपने अगेंस्ट क्रिटिसिज्म नहीं सुनना चाहता है, उस क्रिटिसिज्म को सप्रेस करने के लिए रिजाइम ने फोर्स यूज़ किया, एंड फोर्स यूज़ करने पे ये जो सिंपल एक जेस्चर था वो एक मैसिव प्रोटेस्ट में बदल गया है, जिसमें हर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी के हर स्ट्राटा पार्टिसिपेट कर रही है। अब हम बैकग्राउंड देखेंगे कि आज जो ये मूवमेंट है, इतना बड़ा मूवमेंट कभी भी स्पोरैडिक नहीं होता है, ये हमेशा साइक्लिकल होगा। ये कुछ ना
साइक्लिकल होगा मतलब एक बड़ी सी बेस होगी पीछे में, और इस बेस पे कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम लोग आकर के प्रोटेस्ट कर रहे होंगे और ये चलता रहता है। जैसे हमारा नेशनल मूवमेंट भी देखिए कंटिन्यू, आप हम 1905 से लेकर 1947 तक पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो 1905 में बहुत ही कम समय के लिए था वो, राइट। उसके बाद आपको 1920-21 में थोड़ी चीज़ देखने को मिलती है, फिर 28-29 में देखने को मिलती है, फिर 1940 से लेकर के 42 तक देखने को मिलती है, फिर 46-47 में फाइनल हो जाता है। बीच बीच में ऑफकोर्स एक्सट्रीमिस्ट छोटे मोटे इवेंट्स को देते हैं ताकि ये मेन मूवमेंट जो है वो हमारा कंटिन्यू हो सके, लेकिन मेन मूवमेंट जब भी होता है वो लंबे समय तक नहीं चलता है। तो सबसे पहला है कि बैकग्राउंड जो होगा हमेशा साइकिल ऑफ प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए तो ईरान की जो हिस्ट्री रही है तो यहाँ देखने को मिलता है कि ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है। मैसिव प्रोटेस्ट हुए हैं 1999 में स्टूडेंट्स ने मैसिव प्रोटेस्ट किया था, एंड 2009 में ग्रीन मूवमेंट प्रोटेस्ट हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों ग्रीन मूवमेंट प्रोटेस्ट हुआ था कि 2009 में ये ईरान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, और ये कहा गया था कि इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में फ्रॉड हुए हैं, वाइड स्प्रेड फ्रॉड हुआ है, जिसके अगेंस्ट में सिविल सोसाइटी और वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, जिसको ग्रीन मूवमेंट प्रोटेस्ट भी कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। अगेन इसके बाद बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है 2017-18 में। बीच बीच में छोटे स्पोरेडिक इवेंट्स होते रहते हैं। बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है 2017-18 में, जहाँ पे इकोनॉमिक प्रोटेस्ट होता है। यहाँ पे आपका ये डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है, ग्रीन मूवमेंट डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है, लेकिन 2017-18 में इकोनॉमिक प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे वहाँ की रिजाइम, उस समय की रिजाइम ने सब्सिडी जो दे रही थी, सब्सिडी सरकार दे रही थी, उसको कट कर दिया था। उसकी वजह से 2017-18 में लोगों ने वहाँ की रिजाइम के अगेंस्ट इकोनॉमिक प्रोटेस्ट किया था। इसके बाद 2022 में हमने कहा कि अभी 2025 में जो स्टार्ट हुआ है मूवमेंट, ये 2022 का बाद सबसे बड़ा मूवमेंट है। तो हमें जानना जरूरी है कि 2022 में क्या हुआ था। तो 2022 में एक वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ था महासा अमीनी के डेथ के बाद। महासा अमीनी एक फिगर है ईरान की पॉलिटिक्स में, एंड इस फ्रीडम के बारे में जानेंगे। अब महासा अमीनी कौन है? महासा अमीनी ईरान की आप कह सकते हैं फीमेल फ्रीडम के लिए एक प्रोमिनेंट फिगर थी, जिनको लगभग 2022 में ईरान की जेल में इनका डेथ हो गया था। और एलिगेशंस क्या थे महासा अमीनी के ऊपर कि ये प्रॉपर हिजाब नहीं पहनती हैं, राइट। ये सारी चीज़ें थी। और इनके डेथ के बाद वहाँ पे वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। बेसिकली इसमें हुआ क्या था कि महासा अमीनी की जब डेथ हुई थी, फीमेल है ये, वहाँ पे वुमेन की लिबर्टी के बारे में बात करती थी, और सिर्फ कि ये प्रॉपर हिजाब नहीं पहन रही हैं और जो बाकी सारे रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो नहीं कर रही हैं। इसके वजह से उनको कस्टडी में रखा गया था, और ईरान की कस्टडी में इनकी डेथ हुई थी। तो वहाँ पे इनका जब दाह संस्कार हो रहा था तो वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, ईरान की बहुत सारी यंग वुमेन जो है इनके फ्यूनरल में आई थी, और उन्होंने एक ही 3 वर्ड्स चैंट किए थे, वुमेन लाइफ फ्रीडम। महासा अमीनी के फ्यूनरल पे हजारों महिलाएं इकट्ठा हुई थी, और उन्होंने यही 3 वर्ड, ये एक तरह से मंत्र की तरह उच्चारण किए थे, वुमेन लाइफ फ्रीडम। और वहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। बेसिकली ये वुमेन के फ्रीडम से रिलेटेड मूवमेंट है। तो ये 3 मैसिव प्रोटेस्ट ईरान में हमने पिछले 3-4 मैसिव प्रोटेस्ट देखे हैं, और इस पे बिल्ड हो रहा है दिसंबर 2025 में स्टार्ट हुआ प्रोटेस्ट। तो एक तो हमने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखा बैकग्राउंड में। अब इसके अलावा देखेंगे कि ईरान की गवर्नेंस में, ईरान की सरकार में क्या क्या स्ट्रक्चरल इशू हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ओवर मैनेजमेंट। हमने कहा कि देखिए ईरान की सरकार, ईरान की जो गवर्नमेंट है, ईरान की इकोनॉमी है, उसका
मोर देन 90% रिलायंस, 90% डिपेंडेंस किससे है? पैसे है, तेल से आने वाले पैसे के ऊपर है। तेल बेचेंगे, उससे पैसे आएगा, उस पे उनकी सारी इकोनॉमी चलती है। अब एक चीज़ पे अगर आपकी इकोनॉमी चलती है, आपके पास ऑप्शंस नहीं है और बहुत सारे, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, एंड इसके साथ साथ एक तो आपकी इकोनॉमी एक चीज़ पे डिपेंडेंट है और इसके साथ साथ अगर आपके यहाँ हाई करप्शन हो जाए तो क्या सिचुएशन हो सकता है। तो इसी तरह ये जो ईरान की इकोनॉमी की सिचुएशन है वो ऐसे ही सिचुएशन है कि एक चीज़ पे ओवर डिपेंडेंट, कि तेल बेचेंगे वहाँ से पैसे आएंगे और साथ ही साथ करप्शन। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चरल इशू क्या है कि पॉलिटिकल रिप्रेशन। देखिए डेमोक्रेसी या किसी भी मॉडर्न गवर्नमेंट में, एक तो मॉडर्न गवर्नमेंट बहुत लंबे समय तक डेमोक्रेसी के अलावा चल नहीं सकती, कि मॉडर्न गवर्नमेंट में अगर आप डिसेंट को रिप्रेस करते हैं कि आपके जो सिटीजन्स हैं उनकी जो ग्रीवांसेस हैं उनको आप नहीं सुनेंगे, उनकी तकलीफ़ों को नहीं सुनेंगे, तो उनके जो ग्रीवांसेस हैं, उनका जो डिसेंट है, ये एक नया रूप ले लेगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा नेशनल मूवमेंट में। क्लियर है ये? तो ये स्ट्रक्चरल इश्यूज में इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हमने देख लिया कि तेल पे ओवर रिलायंस है, तेल से पैसे आएंगे, उसी से इकोनॉमी चलेगी, और इसके बाद भी भाई करप्शन हद पार, और इसके बाद कि आपके पास जो आपके सिटीजन हैं उनके पास स्पेस नहीं है कि वो अपना शिकायत जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जब ऐसा सिचुएशन होगा तो ये आपके मन में आपकी शिकायतें दबते 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 एक बार गुब्बार बन के फूटती हैं और नेशनल मूवमेंट का रूप ले लेती है। सो ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमिक कोलैप्स है, इन्वायरमेंट का इकोनॉमिक कोलैप्स हमने देखा, इसके साथ इन्वायरमेंट स्ट्रेस देखा कि कैसे वहाँ पे लंबे समय से ड्रॉट है, बारिश नहीं हो रही है, पॉलिटिकल ग्रीवांस देखा कि लोगों के जगह नहीं है, लोगों के डिसेंट एक्सप्रेस करने का जगह नहीं है। तो ये सब मिल करके करेंट प्रोटेस्ट को ब्रॉडर और सस्टेन्ड बना रहे हैं पिछले प्रोटेस्ट के कंपेरिजन में। अब हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड के डिफरेंट मेजर पावर्स का क्या कहना है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स चलते हैं और देखते हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कल ही कहा है कि इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आज ही हिंदू में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट कैरी रखो, जो हेल्प है वो हेल्प ऑन द वे, यानी वो खुलेआम ईरान के प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो वहाँ की रिजाइम है, वहाँ की सरकार है, उसको वो उसके अगेंस्ट में प्यूनिटिव मेजर्स यानी उसको पनिश करने की, उसके अगेंस्ट एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। तो यूएस का स्टैंड ये है कि सपोर्टर को प्रोटेस्ट कर रही है और वहाँ की सरकार के अगेंस्ट एक्शंस लेने की बात कर रही है। यूरोप जो होगा वो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करेगा। यूरोप ने कहा है कि ये जो ईरान की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स पे क्रैक डाउन कर रही है, यानी उनको उनको उठा करके जेल में डाला जा रहा है, राइट, हजारों लोगों की डेथ हो चुकी है, इसको उन्होंने कंडेम किया, इसको उन्होंने नकारा है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब देखिए रसिया और चाइना की बात कर लें, ये भी मेजर प्लेयर है। अब रसिया और चाइना देखिए, अगर जहाँ यूएसए जिसका एंटी होगा, चाइना और रसिया उसके अलाई होंगे, तो रसिया और चाइना जो हैं ये ईरान के अलाई हैं, क्योंकि उनके ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, तो वो किसी क्रिटिसिज्म से बच रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि ईरान की अपनी सोवरेनिटी है और हम नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे। ईरान की अपनी सोवरेनिटी, हम उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। बाकी जो रीजनल एक्टर्स हैं, जो बाकी गल्फ के और स्टेट्स हैं जो हमने देखा, वो क्यों, अब देखिए ये रीजन है, ये गल्फ का जो रीजन है, अब ईरान में अगर इतना लंबे समय तक इनस्टेबिलिटी रहेगी, सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है वहाँ पे, सिर्फ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, यहाँ पे भूख की प्रोटेस्ट है, पेट में खाना नहीं है, पानी नहीं है, है ना, मतलब ज़मीन जो है वो सूखी हुई है, ये इस तरह का प्रोटेस्ट है। तो ये इस रीजन में अगर इस तरह का प्रोटेस्ट होगा तो ये सिर्फ गल्फ पे नहीं, हर रीजन में इसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा। सो बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, ये रीजनल स्टेबिलिटी को भी इफेक्ट करेगा। तो बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ इस बात के लिए परेशान हैं, छोटे छोटे जो गल्फ के कंट्रीज़ हैं। अब ये देखेंगे कि
जियोपॉलिटिकल रिलेवेंस क्या है इस पूरे एपिसोड का और इसका रिपरकशन क्या है। हमने जैसा बात किया रीजनल स्टेबिलिटी, ईरान मिडिल ईस्ट का बड़ा एक्टर है। इसके अलावा एक बड़ा एक्टर सऊदी अरबिया जिसके साथ इसकी राइवलरी चलती है। अब इराक, सीरिया, लेबानन और येमेन, यहाँ पे ईरान की इन्फ्लुएंस चलती है। और अगर इस तरह से ईरान में रीजनल स्टेबिलिटी रही तो ये इनके डोमेस्टिक अफेयर्स को अफेक्ट कर सकती है। ईरान के बहुत सारे प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं। ये जो मिडिल ईस्ट का रीजन है यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मिलिट्री ग्रुप्स एक्टिव होते हैं, आपको पता होगा। ईरान का इनके साथ प्रॉक्सी नेटवर्क है। अब अगर ईरान के खुद के घर में इनस्टेबिलिटी रहेगी तो ये जो छोटे छोटे मिलिट्री ग्रुप्स एक्टिव है इनके साथ क्या ही ईरान कंट्रोल कर पाएगा, इनको क्या ही कोऑर्डिनेट कर पाएगा, राइट। ये भी एक इशू है। रीजनल इशू की बात करें तो इसके अलावा इनर्जी मार्केट की बात करें, देखिए ईरान की सारी इकोनॉमी जो है वो ऑयल के एक्सपोर्ट पे, तेल के निर्यात पे डिपेंड करती है। लेकिन क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं ईरान पे, तो बहुत ज़्यादा तादाद में, एक लिमिटेड अमाउंट में ही ईरान एक्सपोर्ट कर पाता है। लेकिन इस तरह से अब ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे लिमिटेशन है रिवेन्यू पे, अगर इस तरह से जो अनरेस्ट चल रहा है ईरान की इकोनॉमी में, ईरान की डोमेस्टिक कंट्री में ये चले, तो ये जो रीजनल एनर्जी की बात है, रीजनल एनर्जी और ग्लोबल एनर्जी है, इसके प्रोस्पेक्ट्स को ये थ्रेटेन करती है। यूएस ईरान टेंशंस, हमें पता है कि अब यूएस ईरान क्योंकि यूएस जो है वो सऊदी अरबिया का अलाई है, ईरान के साथ उसके टेंशंस हैं। यूएस ने ऑलरेडी सैंक्शंस लगाए हुए हैं ईरान के ऊपर, राइट। अभी बहुत सारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं ईरान के साथ कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए चल रहे हैं, रीजनल सिक्योरिटी के लिए चल रहे थे। अब ईरान में इस तरह से अगर टेंशंस होंगे एंड यूएस अगर खुल करके रिजाइम के अगेंस्ट जाएगा और प्रोटेस्टर्स का सपोर्ट करेगा, तो ये कहीं ना कहीं ये जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं ये हैम्पर होंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया के लिए क्या रिपरकशंस है। सबसे पहली बात कि हमारे लिए जो सबसे पहला रिपरकशन है, सबसे पहला जो चैलेंजिंग एरिया है वो है हमारे एनर्जी सिक्योरिटी का। देखिए यूएस के रिस्ट्रिक्शंस के बाद, सैंक्शंस के बाद हम ईरान पे टोटली डिपेंडेंट हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हम मेजॉरली डिपेंडेंट हैं, ये डेफिनेटली सही है। तो अगर इस तरह से ईरान के अंदर अनरेस्ट रहा और यूएस का ईरान के रिजाइम के अगेंस्ट जो एक्शन देखने को मिलता है, तो हमारे जो एनर्जी सप्लाई, हमारी जो अपनी सप्लाई लाइंस है, हमारी एनर्जी की सप्लाई ये अफेक्ट होगी। दूसरा, हमारी जो सप्लाई लाइंस है वो ईरान से होकर के क्रॉस करती है, तो अगर यहाँ पे अनरेस्ट होता है, यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, हमारी सप्लाई लाइंस भी डैमेज हो सकती है। क्लियर है ये। दूसरा, इंडियन डायस्पोरा की बात करें हम और हमारे वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, ऑलरेडी इंडियन एम्बेसी ने वहाँ पे गाइडलाइंस जारी की है। फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय ने भी गाइडलाइन जारी किया है कि आप इंडियन एम्बेसी के कांटेक्ट में रहिए, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से आप ईरान छोड़ दीजिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं या फिर वर्कर हैं। तो ये कोई इजी चीज़ नहीं है भी हम इंडिया में बैठ करके सिर्फ बातें कर रहे हैं, जिस पे गुजरती होगी कि आपको आज के आज देश छोड़ना है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, वहाँ पे क्या केओस हो रहा होगा। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट सा सिनारियो हमारे डायस्पोरा और लोगों के लिए। साथ ही साथ हमें स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग करने की आवश्यकता है। देखिए दो पोल्स हैं। हम वेस्ट एशिया में हमेशा बैलेंस करते हैं सऊदी अरबिया को और ईरान को, और जब बात करेंगे सऊदी अरबिया और यूएस से एक अलाई है, यहाँ पे इजराइल आ जाता है, ये तीनों एक अलाई हैं, बेचारा ईरान अलग थलग पड़ जाता है। लेकिन हमें तो वेस्ट एशिया में सऊदी अरबिया से भी मतलब है और ईरान से भी मतलब है, तो हमें एक तरह से बैलेंसिंग करने की आवश्यकता है। और यहीं पे मैच्योर फॉरेन पॉलिसी की मैच्योरिटी देखी जाएगी कि कैसे इस सिचुएशन में इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए, और हमें यूएस के साथ भी अलाई होना है, हमें ईरान के साथ भी होना है, तो कैसे इस सिचुएशन में जहाँ पे यूएस जो है वो खुलेआम ईरान के प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहा है, वहाँ के रिजाइम के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है, कैसे हम अपने इंटरेस्ट को बैलेंस कर पाते हैं, हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंश्योर करते हुए अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाते हैं। ये इंडिया के लिए अभी करंटली चैलेंज है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट ईरान की जो प्रोटेस्ट है, ये बहुत ही लेमैन में शब्दों में समझाया है. होप इट मेक्स सेंस टू यू. नेक्स्ट क्लास में वी विल से समथिंग एल्स. थैंक यू वेरी मच.